नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर है। उन्होंने सागर के बिना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखी। रिफाइनरी से 3 किलोमीटर दूर हड़कतल खाती गांव में सभी को संबोधित किया और इसी बुंदेलखंड में कांग्रेस ने लोगों को बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाओं के लिए तरसा के रखा। ये पीएम मोदी ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन सनातन को तहस नहस करना चाहता है। आज भारत पेट्रोल डीजल तो बाहर से मंगाता ही है, हमें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज जो बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हुआ है, वो भारत को ऐसी चीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जो प्लास्टिक पाइप बनते हैं, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी और मग होते हैं, प्लास्टिक के नल होते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी टेबल होती है, घरों का पेंट होता है, कार का बम्पर होता है, कार का डैशबोर्ड होता है, पैकिंग मटेरियल होता है, मेडिकल उपकरण होते हैं, ग्लूकोज की बोतल होती है, मेडिकल सिरिंज होती है, अलग अलग तरह के कृषि उपकरण होते हैं। इन सभी में पेट्रोकेमिकल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब बीना में बनने वाला ये आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले देगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। इससे यहां नई नई इंडस्ट्री आएगी, यहां के किसानों, यहां के छोटे उद्यमियों को तो मदद मिलेगी ही। सबसे बड़ी बात है, मेरे नौजवानों को रोजगार के भी हजारों मौके मिलने वाले हैं। बीना और बेतवा दोनों का आशीर्वाद मिला हुआ है और मुझे तो महीने भर में दूसरी बार सागर आकर आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। और मैं शिवराज जी की सरकार का भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे आप सबके बीच जाकर के आप सबके दर्शन करने का अवसर भी दिया। पिछली बार मैं संत रविदास जी की उस भव्य स्मारक के भूमि पूजन के अवसर पर आपके बीच आया था। आज मुझे मध्य प्रदेश के विकास, उस विकास को नई गति देने वाली अनेक परियोजनाओं का भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। ये परियोजनाएं इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी। इन परियोजनाओं पर केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। आप कल्पना कर सकते हैं 50,000 करोड़ क्या होता है? हमारे देश के बहुत सारे राज्यों का
पूरे साल का बजट भी इतना नहीं होता है जितना आज एक ही कार्यक्रम के लिए भारत सरकार लगा रही है। तो सीधे चलेंगे अमृतसर, जहां उद्योगपतियों के साथ बातचीत कार्यक्रम में, जहां पे कार्यक्रम में पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद है। और ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 80 ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ 32-33% ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ। 40-40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, 35-35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਲੈ ਲਓ। ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ 90% ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, 10% ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 100% ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾ, 10% ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲਸਟਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰਸ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਸਟਰਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰ। और नहर का पानी जब आप यूज़ करांगे तो उतना ही ग्राउंड वाटर जो अंदरों सर पानी है वो घट निकलेगा। रेट भी सर जो नहरी पानी की जो पॉलिसी बनाई सी सर, रेट वो भी सर अंडर कंसिडरेशन है सर, उस पर भी सर विचार करना सर। ठीक है जी, तो आने वाले दिनों फिर ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨਹਿਰ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਰ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਕਰ ਦੇंगे ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਨਵੇਂ 220 kV ਦੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ 66 kV ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਈਚ, 66 kV ਦੇ 6 करोड़ रुपए ईच। तो उद्योगपतियों के साथ संवाद का कार्यक्रम अमृतसर में रखा गया था। पंजाब के सीएम वहां पे उद्योगपतियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि कहां पे क्या असुविधा है जिसको दूर करने की जरूरत है, और ऐसे में उद्योगपतियों को यह असुविधा जो है वो दूर किया जाएगा, इसका खासा ख्याल भी रखने के लिए कहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंडिया गठबंधन समन्वय समिति की बैठक पर पश्चिम बंगाल के एलओपी और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये चोरों, भ्रष्ट लोगों, वंशवाद की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करने वाले लोगों का गठबंधन है। पीएम मोदी 400 से अधिक सीटों के साथ एक बार फिर से वापसी करेंगे। पवार के घर पे बैठ के बैठक किया है जिसमें भारत वो तो इंडिया अलायंस नहीं है भैया, करेक्शन कीजिए। I.N.D.I.A ये चोरों का अलायंस है। भ्रष्टाचारी, वंशवादी, परिवारवादी, तुष्टिकरण राजनीति जो करता है ये लोग का अलायंस है। ये अलायंस का देश का कुछ नहीं है। मोदी जी अगली बार 400 पार देख लेना, ये बेकार, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। और दिल्ली में आयोजित 63वें ACMA वार्षिक सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब पराली जलती नहीं है, अब पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाए जाते हैं, 150 टन बायो बिटुमेन बनाए जाते हैं। आने वाले कुछ वर्षों में कमर्शियल हवाई जहाज, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर किसानों द्वारा तैयार किए गए ईंधनों पर ही चलेंगे। हमारे एयरफोर्स ब्राजील का 22% इथेनॉल एयरफोर्स में फाइटर जेट में डाल रहा है। हमारे अभी पानीपत में इंडियन ऑयल
हम लोग उनके पीछे लगते थे। अभी प्लान चालू हो गया। परली जो जलती थी, इस बार देखना है मुझे विंटर में, अब परली जलती नहीं, परली में वैल्यू एडिशन हुआ। अब परली से वो 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाते हैं, 150 टन बायो बिटुमिन बनाते हैं, और वो अब बायो एविएशन फ्यूल बना रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे देश में हमने पॉलिसी अब स्वीकार की है कि हम 8% बायो एविएशन फ्यूल हम एविएशन फ्यूल में डालेंगे। और आपको बताता हूं, सुदर्शन जी वहां तक सीमित थे, अब आगे देश गया। अब आने वाले 2 साल 3 साल के बाद कमर्शियल हवाई जहाज, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर किसानों ने तैयार किए ईंधन पे चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। और आप ये स्वदेशी स्वावलंबन की सबसे बड़ी बात है कि 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। मैं अभी, मुझे लोग पूछते हैं आप इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बोल रहे हैं, मिथेनॉल बोल रहे हैं, इथेनॉल बोल रहे हैं, बायो सीएनजी, बायो सबको बोल रहे हैं, तो क्या होगा? मैंने बोला आप चिंता मत करो, आप सब में कितना भी दम होकर आप करेंगे तो भी 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट 5 साल में 25 लाख करोड़ का होगा। क्योंकि गाड़ियों की संख्या, ऑटोमोबाइल की ग्रोथ इतनी बड़ी हुई कि जब मैं मंत्री बना, ये मेरे पास ही डिपार्टमेंट है, तब 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी, आज 12.5 लाख करोड़ की हुई। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर वीडियो संदेश जारी किया है। अमित शाह ने कहा है कि हिंदी एक जनतांत्रिक भाषा रही है, हिंदी ने एकता की भावना स्थापित की है। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, हिंदी दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम हिंदी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी राजभाषा का उपयोग को बढ़ावा देने की भी पहल की है। राजभाषा विभाग द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की भी नई परंपरा शुरू की है। 13-14 नवंबर 2021 बनारस में पहला और 14 सितंबर 22 को सूरत में और राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस साल पुणे में यह तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। राजभाषा को तकनीक के अनुसार विकसित बनाने के लिए राजभाषा विभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ का भी निर्माण किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा नाव हादसा हुआ है। गायघाट थाना इलाके के बेनीबाद ओपी में स्कूली बच्चों से भरी एक नाव बागमती नदी में समा गई। ये हादसा मधुरपट्टी घाट के पास गुरुवार को हुआ। बताया जा रहा है कि पास के गांव के करीब 30 बच्चे स्कूल जाने के लिए नाव में सवार हुए थे। नाव की नदी में समाने के बाद सभी पानी में डूबने लगे। नाविक और वहां के ग्रामीणों द्वारा बच्चों को बचाया गया। 30 बच्चों को बचा लिया गया है। 10 बच्चे अभी भी लापता है, जिनको गोताखोरों की सहायता से ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अरे क्या हुआ है बच्चे? और मुरादाबाद की रामगंगा नदी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक रामगंगा पुल से नदी में छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पिछले 3 से 4 दिनों में रामगंगा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में रामगंगा का पानी भर गया है। तो वहीं शहर के निचले हिस्सों में भी कई फीट पानी भरने से लोग परेशान हो चुके हैं। और इसके बावजूद कुछ युवक इसे मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और मौत की छलांग यहां लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों एक साथ 3 बच्चे भी रामगंगा में डूब चुके हैं, जिनमें से एक की बॉडी तक आज भी नहीं मिली है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मैं इसको अभी संज्ञान में मैं लाऊंगा और वहाँ पर मैं पुलिस से भी वहाँ पर संबंधित एसओ से बात करके वहाँ पर मैं कुछ पुलिस की पिकेट्स लगवाऊंगा कि जिससे कि वहाँ पर इस तरह के लोग कूदे ना। क्योंकि ये मैंने अभी कुछ वीडियो वगैरह देखे हैं, उसमें लड़के जो है नदी के पुल से ऊपर चढ़ के पानी में कूद के नहा रहे हैं, तो उनको हम रोकने का प्रयास करेंगे।
और वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के साइंटिफिक सर्वेक्षण मामले से जुड़ी हुई एक खबर सामने आ रही है, जहां एसआई टीम ने सर्वे की रफ्तार बढ़ा दी है और हर एक पहलू की गहनता से जांच हो रही है। बता दें कि पुरातत्विक विभाग के एक्सपर्ट द्वारा सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, तो वहीं सर्वेक्षण को 40 दिन पूरे हो गए हैं। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में स्थानीय पुलिस सहित अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। हालांकि एसआई टीम को 6 अक्टूबर तक साइंटिफिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सौंपनी है और जिला न्यायालय से 8 हफ्तों का अतिरिक्त समय दिए जाने के बाद भी दूसरे राउंड का सर्वे जारी है। बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर एसआई की 30 सदस्यीय टीम मौजूद है। और चित्तौड़गढ़ के गोपाल चतुर्वेदी जिला चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मियों ने पीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि पीएमओ की हठ धार्मिकता के चलते नर्सिंग कर्मियों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और 18 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला भी किया गया है। साथ ही पीएमओ की तरफ से तुगलकी की फरमान को वापस लेने और आरएमआरएम माध्यम से कार्य कर रहे एक वरिष्ठ नर्सिंग कर्मी को हटाने की मांग कर रहे हैं। और चित्तौड़गढ़ में पेट्रोलियम डीलर्स का 2 दिवसीय हड़ताल आज से शुरू होने जा रहा है, जहां आज भी यह हड़ताल चलने वाला है और मांगे नहीं मानने जाने पर कल यानी कि शुक्रवार से यह अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगा। बता दें कि डीलर्स पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने और कमीशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, तो वही जालमपुरा स्थित इंडियन ऑयल डिपो से बाहर की 3 जिलों की सप्लाई आज भी बंद रहेगी। रायबरेली में हापुड़ कांड को लेकर अधिवक्ताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बता दें कि निबंधन कार्यालय में अधिवक्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही रजिस्ट्री में भी पूरी तरीके से रोक लगा दी है। तो वहीं रजिस्ट्री कराने आए लोगों से अधिवक्ताओं की झड़प हो गई है, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने पुलिस के विरोध में जमकर नारेबाजी की। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी अधिवक्ताओं के सपोर्ट में आ गए हैं, जिससे सियासत और गरमा गई है। हालांकि अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगी पूरी नहीं होगी तब तक वो हड़ताल पर ही रहेंगे। और महाराजगंज के फरेंदा थाना क्षेत्र के बैंक रोड से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिले में बड़ी छापेमारी चल रही है। बता दें कि एनआईए की टीम अलीगढ़ से आतंकी कनेक्शन तलाश रही है और 7 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, पूछताछ अभी भी जारी है। तो वहीं डॉक्टर फैसल खान के घर में भी एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है, जिसमें वो ताल्हा खान नामक युवक के बारे में पूछताछ कर लैपटॉप और कुछ कागजात अपने साथ ले गई। अमरोहा जनपद के थाना रजबपुर में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बता दें कि अमरोहा पुलिस की बाइक सवार 25,000 के नामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। तो वही बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, एक बाइक बरामद की गई है। साथ ही बदमाश आकिल पर अलग अलग थानों में 14 मुकदमे दर्ज है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुट चुकी है। तो 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है अमरोहा से। बता दें कि पुलिस काफी दिनों से इसकी तलाश कर रही थी और ऐसे में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जो है इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक के बाद एक यहां पे आरोपी गिरफ्तार हो रही है। इस वक्त की बात की जाए तो मुठभेड़ के बाद बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया है।
घायल जो बदमाश है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुटती हुई नजर आ रही है। काफी दिनों से इसकी तलाश थी, खोजबीन जारी थी, लेकिन हाथ नहीं आ रहा था। अब देखिए ऑपरेशन लंगड़ा जैसे ही चला, के बाद एक अपराधी जो है पुलिस की गिरफ्त में आते हुए नजर आ रही है। पहले मुठभेड़ हो रही है, उसके बाद से पुलिस इनकी गिरफ्तारी कर ले रही है। हालांकि ये जो बदमाश है उसके पैर में गोली लगी है, जिसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दिल्ली के रनहौला थाना इलाके में एक कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता को पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद पीड़ित पिता का कहना है कि आरोपी बेटा इलाके का बीसी है और अपनी पत्नी के साथ माता पिता के प्रॉपर्टी को हड़पने की साजिश में था। लेकिन अब पिता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने अपनी पत्नी और 2 बदमाशों के साथ मिलकर माता और पिता पर जानलेवा हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया। बता दें कि जब पीड़ितों ने पुलिस में इसकी शिकायत की तो पुलिस की तरफ से भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और बुजुर्ग दंपति इस वक्त दीनदयाल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष की दिल्ली डीपीसीसी ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अरविंद सिंह लवली को दी जा रही है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व अध्यक्ष शामिल रहे हैं। साथ ही सैकड़ों की संख्या में भी लोग मौजूद रहे। क्या जिसको बैठना है बैठ जाए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।